सभी को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सत्र 2022-23 के लिए जो यूडाइस हमें भरना है, वो यूडाइस हमें किस तरीके से भरना है, क्या क्या नई चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं। तो कंप्लीट चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दें, बिकॉज इस चैनल पर आपको लगातार ऐसे ही वीडियो मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्त, अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यूडाइस भरने के लिए अपने फ़ोन में या लैपटॉप में कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे और उसमें आप यूडाइस प्लस लिख के सर्च करेंगे। तो आपके सामने जो पहली साइट आएगी udaisplus.gov.in, इस पर आपको क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। जो ही हम इसको ओपन करेंगे ये नई विंडो में ओपन होगा और आपके सामने यूडाइस प्लस का जो होम पेज है वो खुल के इस तरीके से आपके सामने आएगा, जिसमें यहाँ पर आप देखें तो लेफ्ट साइड में आपको लॉगिन का बटन दिया गया है। जो ही आप इसके ऊपर अपना माउस लाते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन खुलते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज, दूसरा है टीचर मॉड्यूल, तीसरा यहाँ पर है लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी या यूजर मैनेजमेंट। अगर आपको स्कूल डायरेक्टरी देखनी है या इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल अगर आपको चेंज करनी है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो लॉगिन करेंगे और आप आराम से वो चेंज कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डायरेक्टरी देखते हैं कैसे इसको चेंज करते हैं, बाद में आगे की प्रक्रिया देखेंगे। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो नई टैब में आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको यूजर नेम यानी डाइस कोड डालना है, पासवर्ड डालना है और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन हो जाना है। तो मैं यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देता हूँ E96599 और लॉगिन कर लेते हैं। जो ही हम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने जो स्कूल का डैशबोर्ड खुल जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपके स्कूल का नाम आ जाएगा, ऊपर स्कूल के संस्था प्रधान का नाम आ जाएगा और बेसिक इन्फॉर्मेशन जो स्कूल की है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। स्कूल प्रोफाइल डिटेल देख पाएंगे, लोकेशन डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अगर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल में कुछ चेंज करना है, यहाँ पर मान लो कि स्कूल का संस्था प्रधान चेंज हो गया हो, तो आप यहाँ पर जाएंगे कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट, इस पर आप क्लिक करेंगे। जो इस पे ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने दोबारा से पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, कॉन्टैक्ट डिटेल पूरी की पूरी, स्कूल कहाँ पर स्थित है और संस्था प्रधान का नाम वगैरह सब आ जाएंगे। इनको आप यहाँ से एडिट बटन पे क्लिक करके आप चेंज है वो इनको कर सकते हैं। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, हेड ऑफ स्कूल के नंबर और हेड ऑफ स्कूल नेम, सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और अगर इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं करना है तो आप वापस लॉगिन वाले पेज में जाएंगे और प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज अपडेट करनी है तो यहाँ पर आप क्लिक करके और लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए सेम वही प्रक्रिया है, यूजर नेम में डाइस कोड डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा कोड डाल लेते हैं यहाँ पर B90EF9 और हम लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन होने के बाद में हमारे सामने यूडाइस का जो स्कूल का डैशबोर्ड है, प्रोफाइल वाला पेज, वो हमारे सामने इस तरीके से ओपन होगा, जिसमें यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, होम, चेंज पासवर्ड और माई प्रोफाइल। ऊपर आपके यहाँ पर संस्था प्रधान का नाम आ जाएगा, लॉगिन की आईपी आ जाएगी, कौन सी आईपी एड्रेस से लॉगिन हो रहा है, मोबाइल नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा गया डाटा कैप्चर 2022-23 यानी 22-23 के लिए हमें यहाँ पर डाटा भरना है। तो यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन है, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज और टीचर। अगर आप टीचर वाला करते हैं तो आपको नए पेज में जाके दोबारा से लॉगिन करना होगा और हम चलते हैं प्रोफाइल और फैसिलिटी वाले पेज में, बाद में टीचर वाली डिटेल अपडेट करेंगे। और अगर इसमें आप ऊपर वाली चीज़ों में कुछ अगर बदलाव करना है आप, तो आपका जो ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट का MIS जो है उसे आप संपर्क करके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इसके नंबर दिए जाएंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नंबर मिल जाएंगे ब्लॉक MIS के इस तरीके से, और डिस्ट्रिक्ट MIS के भी आप नंबर यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले प्रोफाइल और फैसिलिटी वाले पेज में चलते हैं। यहाँ पर आने के बाद में आपके सामने इंपॉर्टेंट नोट आ गया। यहाँ पर बी इंश्योर द फॉलोइंग पॉइंट्स बिफोर सबमिटिंग डाटा, DCF would be appeared as per below criteria only, स्कूल नेम, स्कूल कैटेगरी, लोवेस्ट क्लास एंड हाईएस्ट क्लास, स्कूल मैनेजमेंट। ये नोट है, आप इसको पढ़ लीजिए, बाद में हम इसको ओके कर देते हैं। और यहाँ पर आपके सामने डाटा कैप्चर फॉर्मेट यानी DCF के टोटल 1.1 से लेकर 2.27 तक के पॉइंट दिए गए हैं, जो कि आपको सारे भरने हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है 1.1 से लेकर 1.17 तक, ये आप चेक कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता, इसको केवल आपको देखना है। दूसरी बात, ये आपको इंग्लिश बाय डिफॉल्ट इंग्लिश पे आपको दिया गया है। अगर आप इसकी भाषा चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज कई चीज़ें ऐसी है जो हमें इंग्लिश में समझ में नहीं आती, तो आप यहाँ पर इसकी लैंग्वेज है वो चेंज कर सकते हैं। तो लैंग्वेज यहाँ पर हिंदी कर देते हैं और बाद में हम आगे देखते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर हिंदी में आ जाएगा पूरा का पूरा, और पहला जो खंड दिया गया 1 से लेकर 1.1 से 1.17 तक, स्थान का विवरण, आप इस पर क्लिक करके और अपने स्कूल के बारे में जो डिटेल्स है वो देख सकते हैं। स्कूल का विवरण यहाँ पर आ जाएगा, 1.1 स्कूल का नाम, जिले का नाम, यूडाइस जो भी है, सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। इसमें आप किसी भी तरह का बदलाव है वो नहीं कर सकते। अगर इसमें कुछ एरर है तो आप जो ब्लॉक MIS या डिस्ट्रिक्ट MIS से आप कॉन्टेक्ट करें,
इसके बाद यहाँ पर आपके सामने नीचे बटन आ जाएगा अगला, इस पर आपको क्लिक करना है। जो ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो सेकंड है 1.18 से लेकर 1.38 ये आपके सामने खुल जाएगा। इसमें आपको बदलाव है वो करना है। देखिए सबसे पहले है 1.18 का प्रतिवादी विवरण। प्रतिवादी ने इस फॉर्म को वास्तव में भरने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, यानी ये जो यूडाइस है ये जिस भी व्यक्ति द्वारा भरी जा रही है, यानी जो भी इसका जिम्मेदार व्यक्ति है उसका यहाँ पर हम प्रतिवादी का प्रकार सेलेक्ट करेंगे। अगर हेड ऑफ स्कूल है, टीचर है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, या इंचार्ज ऑफ ब्लॉक है, या जो भी है इंचार्ज ऑफ अदर स्कूल, जो भी मतलब इस डीसी आपको भरने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है वो उसका प्रकार आ जाएगा, उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा और उसके मोबाइल नंबर आ जाएंगे। जैसे आप संस्था प्रधान हो तो आप हेड ऑफ स्कूल आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा और यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर आ जाएंगे। स्कूल का स्थापना वर्ष यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगला है स्कूल को मान्यता मिलने का वर्ष। केवल सरकारी सहायता प्राप्त और निजी असहायता प्राप्त स्कूल, यानी कौन सी ईयर में आपको मान्यता मिली है स्कूल की, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर भरनी है। इसके बाद में क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ये विशेष स्कूल है, CWSN के लिए है तो हाँ करेंगे, वरना आप नहीं करेंगे। अगर हाँ करेंगे तो ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस प्रकार के CWSN के लिए। जैसे हाँ करते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, और अगर इसको नहीं करते तो ये ऑटोमेटिक डिसेबल रहेगा। इसके बाद देखते हैं क्या यह पाली में चलने वाला स्कूल, यानी अलग अलग पालियों में चलता है तो हाँ करेंगे, वरना आप नहीं करेंगे। क्या स्कूल समय बाद स्कूल में कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलता है, हाँ या नहीं, आप अपने हिसाब से चूज करेंगे। क्या आवासीय स्कूल, अगर आवासीय स्कूल है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो आप नॉन रेजिडेंशियल यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर आवासीय करते हैं आप तो यहाँ पर आगे वाले जो ऑप्शन है ये ऑटोमेटिक खुल जाएंगे और आप उनको भर सकते हैं। अगला क्या है, अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित स्कूल है। अगर हाँ है, अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा है तो आप हाँ करेंगे, और कौन से अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा ये प्रचलित है संचालित है तो आप यहाँ पर वो चूज कर देंगे। इसके बाद चलते हैं हम आगे। क्या अधिकांश छात्रों को प्राथमिक स्तर पर उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है, हाँ या नहीं, अब अपने हिसाब से चूज करेंगे। नेक्स्ट है स्कूल में पढ़ाने का माध्यम, किसी विशेष माध्यम में पढ़ाए जाने वाले छात्रों की संख्या को घटते क्रम में। मान लीजिए स्कूल में अलग अलग माध्यम में किताबें हैं वो पढ़ाई जा रही हैं, तो आप माध्यम पहला चूज करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे हों। जैसे हिंदी है तो हिंदी लिखेंगे, दूसरा माध्यम चूज करेंगे, तीसरा माध्यम चूज करेंगे, चौथा माध्यम चूज करेंगे। इस तरह से आप माध्यम है वो चूज कर सकते हैं। यहाँ पर घटते क्रम में सबसे ज्यादा कौन से माध्यम के हैं वो आप यहाँ पर चूज करेंगे। तो ये 1.28 तक के पॉइंट कंप्लीट हो गए अपने। इसके अंदर चलते हैं नेक्स्ट 1.29 का पॉइंट है यहाँ पर विषय के रूप में पढ़ाई गई भाषा। 3 भाषाओं का उल्लेख यहाँ पर करना है। देखिए एक विषय के रूप में पढ़ाई जाने वाली भाषाओं के नाम, भाषा में अगर आप हिंदी पढ़ाई जा रही है तो आप यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करेंगे, और कौन कौन सी क्लास में पढ़ाई जा रही है तो कक्षा आप यहाँ पर चुनेंगे। जैसे ये भी प्राइमरी स्कूल का मैं भर रहा हूँ तो आपको यहाँ पर सभी को सिलेक्ट कर देना है। जैसे एक क्लास को सिलेक्ट कर दिया, 2, 3, 4, 5। अगर आपकी स्कूल 8 तक है या 10th है 12th है तो आप सभी को सिलेक्ट करके यहाँ पर ठीक है पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में ये तो पहली भाषा हो गई। इसके बाद दूसरी भाषा आप चूज कर सकते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार आप तीसरी भाषा भी चूज कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर भाषा चूज करने के बाद क्लास चूज करेंगे, और उसके बाद भाषा ग्रहण करने वाले छात्र भी आप लिखेंगे यहाँ पर, लड़कियों की संख्या और लड़कियों की संख्या, साथ में ट्रांसजेंडर की संख्या भी आपको लिखनी है। और 3 भाषाएं आपको यहाँ पर चूज करनी है। हिंदी हो गई, उसके बाद में हम इंग्लिश कर सकते हैं, और एक हम थर्ड लैंग्वेज के रूप में अगर आपकी संस्कृत चलती है, उर्दू चलती है तो आप यहाँ पर चूज है वो कर सकते हैं। तो एक 1.29 का पॉइंट। फिर 1.31 का है नज़दीकी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल से स्कूल की दूरी किलोमीटर में, यानी आपके स्कूल से नज़दीक की स्कूलों की दूरी बतानी है आपको। सरकारी मतलब गवर्नमेंट स्कूल की। प्राथमिक स्कूल कितनी दूर है, उच्च प्राथमिक आपसे कितनी दूर है, माध्यमिक स्कूल आपसे कितनी दूर है, और उच्च माध्यमिक कितनी है, तो आपको किलोमीटर में दूरी दिखानी है। अगर 2.5 है तो आप यहाँ पर 2.5 लिखेंगे, और इससे ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, बट आपको एग्जैक्ट जहाँ तक संभव है एग्जैक्ट लिखेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है स्कूल के रास्ते सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित बाधाएं जैसे राजमार्ग, ट्रेन लाइन आदि के लिए छूट के बाद दूरी को पैदल दूरी के रूप में परिभाषित किया गया है। क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुंचने योग्य सड़क उपलब्ध है, हाँ या नहीं, आप अपने हिसाब से चूज करेंगे। अगर इस सारे मौसम में आपके स्कूल तक आने के लिए सड़क है तो हाँ, वरना नहीं। अनुदेशनात्मक दिनों की संख्या पिछले वर्ष शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में, यानी लास्ट 70 था, उसमें टोटल जो स्कूल के वर्किंग डे थे वो कितने थे प्राथमिक के लिए। यहाँ पर प्राथमिक स्कूल है तो प्राथमिक आएगा, अगर उच्च प्राथमिक है तो उच्च प्राथमिक भी आ जाएगा, माध्यमिक है तो माध्यमिक भी आएगा। बच्चों के लिए स्कूल का औसत समय कितना रहा है स्कूल में,
जैसे औसत समय सर्दियों की बात करें हम तो, और गर्मियों की बात करें तो दोनों के लिए आपको अलग अलग औसत समय निकाल के लिख देना है। जैसे 5 घंटे 30 मिनट होते हैं, 6 घंटे 40 मिनट होते हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे। और अध्यापकों के लिए औसत समय है वो भी आपको यहाँ पर लिख देना है। आगे है, क्या स्कूल में सतत और व्यापक मूल्यांकन लागू किया जा रहा है? अगर सीसी आपके स्कूल में लागू है तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे, और लागू नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। और अगर लागू हाँ करते हैं आप, तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वर्ष के दौरान किए गए आकलनों की संख्या, वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी। जैसे मैं आपको यहाँ पर हाँ करता हूँ तो आपको यहाँ पर संख्या है वो लिख देनी है। अगर नहीं करेंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखी जाएगी। इसके बाद में है, यदि सीसी किसी ग्रेड में लागू किया जा रहा हो तो छात्रों का संचय रिकॉर्ड रखा जा रहा है। अगर यहाँ पर आप हाँ करते हैं तो आगे वाली सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भरनी है। बच्चों की संख्या भी यहाँ पर भरनी है, और जो रिकॉर्ड रखा जा रहा है उसके लिए आप हाँ ना सिलेक्ट करेंगे। यदि हाँ, तो छात्रों के संचय रिकॉर्ड को उसके माता पिता के साथ साझा किया जा रहा है। अगर ये रिकॉर्ड आप हाँ करते हैं तो यहाँ पर भी आपको चूज करना है। मूल्यांकन टाइम किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है, स्कूल के लिए या जो भी है। और शैक्षणिक सत्र कब शुरू होता है, माह बताइए। यानी आपके जो शैक्षणिक सत्र इस बार कब शुरू हुआ है, मई में हुआ है, जुलाई में हुआ है। 1 जुलाई से शुरू हुआ था तो आप जुलाई सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर नीचे 3 ऑप्शन है, जमा करें यानी इस पेज को आपको सेव करना है। दूसरा है जमा करें और अगला, यानी इसको सेव भी करना है और साथ में अगले पेज भी जाना है। और तीसरा है अगला, यानी इस पेज को सेव नहीं करना और सीधा आप अगले पेज में पहुंच जाएंगे। तो चलिए हम अगला क्लिक करते हैं और आगे वाले पेज को देखते हैं। आगे वाले पेज में यहाँ पर आपके सामने जो 1.39 से 1.5 सीधा आप यहाँ से भी नेक्स्ट पेज पे है वो जा सकते हैं आप। जैसे आपको मान लो अभी ये पेज नहीं भरना है, आपको ये पेज भरना है, तो आप सीधा भी इस पे क्लिक करके जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1.39 से 1.51 तक दिया गया है एमओआई और अन्य विवरण, निर्देश का माध्यम, भाषा, आरटीसीसी इत्यादि। क्या आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिसर के अंदर स्थित है? अगर आपके स्कूल के अंदर आंगनबाड़ी है तो आप हाँ कर दो, वरना आप नहीं कर दीजिए। अगर हाँ करते हैं आप, आपके स्कूल में है, तो आपको यहाँ पर आंगनबाड़ी के केंद्र का नाम, बच्चों की कुल संख्या है, सारी चीजें आपको यहाँ पर फिल करनी है, जो आप आराम से फिल कर सकते हैं। क्या बाल वाटिका सह स्थित आंगनबाड़ी स्कूल में प्रारंभ की जा रही है? अगर हाँ या नहीं, जो भी आपके लागू होता है। क्या कोई स्कूल से बाहर वाले बच्चे स्कूल में नामांकित हैं और हैं तो विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं? हाँ या नहीं, जो भी है वो आप भरेंगे। और यदि हाँ है तो विशेष प्रशिक्षण का आपको ब्यौरा देना है कि 2021-22 में विशेष प्रशिक्षण हेतु नामांकित छात्रों की संख्या कितनी थी, और गत शैक्षणिक वर्ष 2021 में विशेष प्रशिक्षण हेतु नामांकित छात्रों की संख्या सेम ही है यहाँ पर, तो चीज़ें आपको भर देनी है। इसके बाद में विशेष प्रशिक्षण कौन आयोजित करता है, तो आप पहले एक बार इसको हम यस कर देते हैं और आगे की प्रक्रिया देखते हैं। इसको हाँ करेंगे और यहाँ पर भी हम हाँ कर देते हैं, यहाँ पर भी हाँ कर देते हैं, तो आपके सामने ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी। और कौन कौन से प्रशिक्षण है जो आयोजित है वो किए जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर चयन कर सकते हैं। स्कूल शिक्षक, विशेष रूप से लगे हुए शिक्षक, एक और दो दोनों गैर सरकारी संगठन, यानी ये जो विशेष प्रशिक्षण कौन आयोजित करा रहा है। तो अगर आपके लागू है तो आप हाँ कर दीजिए, वरना इसको आप यहाँ से नहीं भी कर सकते। नहीं करेंगे तो आपको आगे से कोई भी चीज़ है वो नहीं भरनी है। आगे है, वर्ष 2021-22 में उपचारात्मक शिक्षण ले रहे विद्यार्थियों की, यानी रेमिडियल टीचिंग अगर किसी बच्चे की हो रही है तो आप यहाँ पर संख्या भर दीजिए। शिक्षा में सुधारवर्ती हेतु कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या आपको भरनी है लर्निंग इनहेंसमेंट के लिए। गत शैक्षणिक वर्ष 2021 के दौरान स्कूल में दौरों का ब्यौरा, यानी स्कूल में जो पीओ सीबीओ या जिसके द्वारा जितनी बार विजिट किया गया वो आपको यहाँ पर लिखना है। टोटल निरीक्षण कितना किया गया उसकी संख्या यहाँ पर आएगी। सीआरसी समन्वयक द्वारा दौरों की संख्या, यानी आपके पीओ के द्वारा कितनी बार स्कूल का दौरा किया गया वो आप संख्या भर दीजिए यहाँ पर। खंड स्तरीय यानी ब्लॉक लेवल से जो सीबीओ है या आरपी के द्वारा कितनी बार दौरा किया गया है, और जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा कितनी बार दौरा किया गया है, वो चीज़ें आप यहाँ पर भर देंगे। इसके आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर दिया गया है 1.45। क्या आरटी मानदंडों के अनुसार स्कूल प्रबंध समिति का गठन किया गया, यानी आपके स्कूल में एसएमसी का गठन है तो आप हाँ कर दीजिए, वरना आप नहीं कर दीजिए। तो चलिए हाँ करते हैं, हाँ करेंगे यहाँ पर। बाद में आपको आगे है, क्या समग्र शिक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूल विकास और प्रबंध समिति यानी एसडीएमसी का गठन किया गया। तो ये प्राइमरी स्कूल है तो इसके लिए यहाँ पर लागू नहीं है, बल्कि अगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो वो चीज़ यहाँ पर लागू होगी। आगे है, पिछले शैक्षणिक वर्ष में आयोजित एसएमसी और एसडीएमसी बैठकों की संख्या कितनी है, वो आपको यहाँ पर भरनी है। आगे, क्या एसएमसी और एसडीएमसी स्कूल विकास की योजना तैयार की है, अगर तैयार की है तो आप हाँ कर दीजिए, वरना आप नहीं कर देंगे। हाँ करेंगे तो आपको वर्ष यहाँ पर चयन करना है कि कौन से वर्ष में है वो योजना तैयार की गई है।
आगे क्या स्कूल निर्माण समिति का गठन किया गया, यानी स्कूल बिल्डिंग कमेटी का अगर गठन किया गया तो आप हाँ कर दीजिए, वरना आप नहीं कर सकते हैं। क्या स्कूल में अपने अकादमिक समिति का गठन किया गया, एकेडमिक कमेटी गठित है, तो हाँ कर दीजिए, वरना आप नहीं कर दीजिए। क्या स्कूल ने अपने अभिभावक अध्यापक संस्था का गठन यानी पीटीए का गठन किया गया है, तो आप हाँ कर दीजिए, वरना आप नहीं कर दीजिए। और हाँ करते हैं तो पीटीए की बैठक कितनी होगी 2020-21 में, वो संख्या आपको यहाँ पर भरनी है। आगे है क्या स्कूल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पीएफएमएस के तहत अगर पंजीकृत है, पीएफएमएस पोर्टल पर पंजीकृत है, तो आप हाँ करें, वरना आप नहीं करें। क्या स्कूल में बहुकक्षा कक्ष है, तो आप हाँ कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा बहुकक्षा कक्ष, अगर एक से ज़्यादा क्लासेज हैं, एक ही क्लास में मतलब एक ही कमरे में 2 या 3 क्लासें पढ़ाई जा रही हैं, तो आप हाँ करें, वरना आप नहीं करें। और अगर आप हाँ करते हैं तो आपको यहाँ पर क्लास चुननी है कि एक साथ पढ़ाई जाने वाली क्लास कौन कौन सी क्लासों को आप एक साथ पढ़ा रहे हैं, और बहुकक्षा में एक विशिष्ट दिन में भाग लेने वाले कुल छात्र कितने हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ से भर लेंगे आराम से। आगे है क्या किसी स्कूल परिसर का भाग है, क्या स्कूल किसी स्कूल परिसर का भाग है, अगर मतलब सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ही आपकी स्कूल चल रही है इस तरीके से, तो आप हाँ कर दीजिए, वरना आप नहीं कर दीजिए। तो यहाँ पर भी आप नहीं करेंगे। और अगर हाँ करते हैं तो आपको यहाँ पर स्कूल परिसर में स्कूलों की संख्या, यानी आपके स्कूल के परिसर में पूर्व प्राथमिक ये सारी चीज़ें आप भर देनी है। आगे क्या स्कूल ने एक भारत एक श्रेष्ठ के तहत कोई गतिविधि शुरू की है, अगर कोई गतिविधि शुरू की है तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे, वरना आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले वाले भाग में। तो अगला भाग है यहाँ पर नेक्स्ट जो पेज है 1.52 का, तो इसमें हम आते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक है उनकी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। लिखा गया है मुफ्त पाठ्य पुस्तकों के शिक्षण और शिक्षण सामग्री टीएलएम प्ले सामग्री वर्तमान शैक्षणिक के वर्ष 2022-23 और ग्रेड पूरक सामग्री पिछले शैक्षिक वर्ष के लिए उपलब्धता आपको यहाँ पर भरनी है। तो देखिए सबसे पहले है कि क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का पूरा सेट प्राप्त हुआ है, तो आप हाँ करेंगे, और नहीं हुआ तो आप नहीं कर सकते हैं। वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में पाठ्य पुस्तकें आपको कब प्राप्त हुई, 2020-21 के सत्र में कब आपको प्राप्त हुई थी, तो आप यहाँ पर हाँ करते हैं। तो ये चीज़ आपको भरनी है कि कौन से महीने में आपको पाठ्य पुस्तक प्राप्त हुई थी। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए टीएलएम उपलब्ध है, तो आप हाँ या नहीं अपने हिसाब से करेंगे। यदि हाँ तो भाषा के लिए मुख्य टीएलएम प्रदान करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, वो संख्या आप यहाँ पर भरेंगे। अगर आप यहाँ पर हाँ करते हैं तो यहाँ पर आपको बच्चों की संख्या वो भर देनी है। यदि हाँ तो गणित के लिए मुख्य टीएलएम प्रदान करने वाले बच्चों की संख्या, अगर गणित के लिए और भाषा के लिए दोनों के लिए अलग अलग टीएलएम प्रदान करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है वो आपको यहाँ पर भरनी है। क्या स्कूल को गत शैक्षिक वर्ष में श्रेणीबद्ध सप्लीमेंट्री सामग्री प्राप्त हुई है, हाँ या नहीं आप अपने हिसाब से चूज करेंगे। और अगर हाँ है तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर भर देनी है। बच्चों की संख्या, स्कूल के पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या, लाइब्रेरी अगर स्कूल में है तो जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मिली हुई है या जो भी पाठ्य पुस्तक इस लाइब्रेरी में है उनकी संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। उन कक्षा के बच्चों द्वारा पुस्तकालय की पुस्तकों को उधार लेने पढ़ने की संख्या, यानी जो बच्चों के द्वारा किताब ली जा रही है और पढ़ी जा रही है तो बच्चों की संख्या आपको लिखनी है। दिए गए वर्ष में अपने बच्चों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले सीखने के परिणामों के बारे में स्कूल द्वारा माता पिता के संचार की संख्या यहाँ पर आपको भर देनी है। क्या माता पिता स्वयं सेवक सक्रिय रूप से कार्यात्मक साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए स्कूल का समर्थन करने में शामिल है, हाँ या नहीं अपने हिसाब से आप चूज करेंगे। क्या स्कूल ने सहकर्मी सीखने की शुरुआत की है, हाँ या नहीं। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए खेल सामग्री, खेल और खेल उपकरण उपलब्ध है, हाँ या नहीं। मतलब आपके स्कूल में खेल सामग्री है सभी बच्चों के लिए तो आप हाँ करेंगे, और नहीं है तो आप ना कर सकते हैं। क्या स्कूल विद्यालय में विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश प्रदान किया गया है, तो ये भी आप अपने हिसाब से चूज करेंगे। अगर गवर्नमेंट द्वारा स्कूल में जो स्कूल ड्रेस दी गई है तो हाँ या वरना आप नहीं करेंगे। यदि हाँ तो उस माह का उल्लेख करें जिसमें वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में छात्रों को यूनिफॉर्म प्रदान की गई है। मई को 5 मई के रूप में लिखा जाना चाहिए। इसके आगे चलते हैं हम अगले भाग में, और अगला भाग आपको यहाँ पर दिया गया है 1.53 का शिक्षण अधिगम वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 22-23 सामग्री आदि पर मुख्य प्रदर्शन संकेतक, कुल सर्जित सीखने का परिणाम आधारित मूल्यांकन मदों की संख्या। ये अभी प्राइमरी के लिए लागू नहीं है तो ये नहीं भरा जाएगा यहाँ पर। गत वर्ष 2020-21 में बनाए गए मानदंड संदर्भित मदों की संख्या, तो ये भी आप यहाँ पर नहीं भरा जाएगा। आगे है क्या इस स्कूल के स्कूल शिक्षकों ने शिक्षण और सीखने के लिए शिक्षण सहायक उपकरण बनाए हैं, तो अगर इस टीचर्स के द्वारा कोई उपकरण बनाए गए हैं तो आप हाँ कर दीजिए। ये कक्षा वाइज है कि पहली कक्षा के लिए बनाए गए हैं, दूसरी कक्षा के लिए, तीसरी कक्षा के लिए, चौथी, 5वीं, 12th क्लास तक जितने बनाए गए आप हाँ या नहीं कर दीजिए।
आगे है, क्या स्कूल सक्रिय रूप से शैक्षिक संवर्धन गतिविधियों जैसे परियोजना, समूह कार्य, पोर्टफोलियो, आभासी प्रयोगशालाएं, कक्षा प्रदर्शन, प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद, रचनात्मक लेखन आदि करता है, हाँ या नहीं। तो ये भी आप अपने हिसाब से करेंगे। अगर आप करते हैं तो आप हाँ करेंगे, वरना आप नहीं कर सकते हैं। सीखने के परिणामों में पहचाने गए हार्ड सपोर्ट की कुल संख्या, साइबर सुरक्षा पर उन्मुखी प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या और मनोसामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण करने वाले छात्रों की संख्या आपको इनमें भर देनी है। इसके अंदर भाग करते हैं हम अगला। अगले भाग में आपको यहाँ पर दिया गया है 1.54 से 1.57 तक बी स्कूल सुरक्षा सभी प्रकार के स्कूलों के लिए। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। क्या स्कूल आपदा प्रबंधन योजना विकसित की गई है, हाँ या नहीं। क्या संरचनात्मक सुरक्षा अंकेक्षण की गई है, हाँ नहीं। क्या गैर संरचनात्मक सुरक्षा अंकेक्षण की गई है, हाँ या नहीं। क्या स्कूल में सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध है। क्या स्कूल में अग्निशमन यंत्र लगा हुआ है। तो जो भी आपकी स्कूल के लागू होता है वो आप यहाँ पर भरेंगे। क्या स्कूल में स्कूल सुरक्षा हेतु नोडल शिक्षक है। क्या छात्र और शिक्षक स्कूल सुरक्षा और आपदा की तैयारी के लिए नियमित प्रशिक्षण लेते हैं। क्या आपदा प्रबंधन को पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पढ़ाया जा रहा है। क्या स्कूल को लड़कियों के लिए आत्म रक्षा प्रशिक्षण के लिए अनुदान मिला है। तो आप हाँ या नहीं भरेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर लिखा गया है यदि हाँ तो प्रशिक्षण प्रदान करने वाले छात्रों की संख्या का उल्लेख भी आपको यहाँ पर कर देना है। इसके बाद में क्या स्कूल ने प्रदर्शन बोर्ड पर सुरक्षा दिशा निर्देश प्रदर्शित किए हैं। अगर आपने बोर्ड लगा रखा है स्कूल में जिसमें सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं तो आप हाँ करेंगे। क्या सभी शिक्षकों ने प्रथम स्तर के परामर्शदाता के रूप में कार्य करने के लिए अनुदान प्राप्त किया है, हाँ या नहीं। और यदि हाँ तो क्या स्कूल में निम्नलिखित गतिविधियां की हैं, मार्गदर्शन, परामर्श, माता पिता का संवेदीकरण। तो आप ये सारी चीजें अपने हिसाब से आप वो भर देंगे। अगला है सभी हितधारकों यानी एसएमसी, माता पिता, वरिष्ठ छात्र, वरिष्ठ छात्राएं को शामिल करके बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों की सुरक्षा और अंकेक्षण की आवृत्ति। तो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार या जितनी भी बार किया गया है तो वो आप यहाँ पर करेंगे। इसके अंदर देखते हैं हम नेक्स्ट भाग 1.55 पीजीआई संकेतक। तो इसमें पहला पॉइंट है शिक्षकों की संख्या जिसके पास आधार है अथवा जिनकी विशिष्ट आईडी किसी इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस में संग्रहित है। क्या स्कूल का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है। क्या स्कूल ने मूल्यांकन के आधार पर सुधार की योजनाएं बनाई हैं। क्या स्कूल सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली पीएफएमएस के तहत पंजीकृत है। तो आप इनमें आप हाँ करेंगे। यहाँ पर क्या स्कूल का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है तो आप यहाँ पर हाँ कर देंगे। इसमें भी 1 लिख देंगे आप, 1 का मतलब हाँ है, 2 का मतलब नहीं है। देखो 1 का मतलब हाँ, 2 का मतलब नहीं। और स्कूल की सुधार योजनाएं बनाई गई हैं तो हाँ या नहीं आप अपने हिसाब से चूज करेंगे। पीएमएस पोर्टल पर पंजीकृत है तो आप हाँ कर देंगे। इसके आगे दिया गया आपको पीजीआई संकेतक जिला, यहाँ पर राज्य के लिए, यहाँ पर जिले के लिए। क्या स्कूल को फिट इंडिया स्कूल के रूप में प्रमाणित किया गया है। क्या स्कूल सहकर्मी स्वयं शिक्षक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए समग्र रिपोर्ट प्रदान करता है। क्या स्कूल एक आदर्श स्कूल है। तो जो भी चीज़ आपके लागू होती है आप यहाँ पर भर देंगे। अगला है अन्य संकेतक, यहाँ पर जो दिए गए हैं वो भी आप आराम से भर सकते हैं। किन किन चीज़ों का गठन किया गया है, किन चीज़ों का गठन नहीं किया गया है। तो बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके बताएं या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद में हम अगले भाग में चलते हैं और अगला भाग दिया गया है आपको यहाँ पर सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के दौरान स्कूल और वे द्वारा प्राप्त अनुदान, यानी पूरी सत्र में आपके स्कूल द्वारा कितनी राशि प्राप्त हुई है वो चीज़ें आपको यहाँ पर भरनी है। तो सबसे पहले है 1.58 खंड 8 में प्राप्ति और वे समग्र शिक्षा के तहत अनुदान, संयुक्त स्कूल अनुदान, पुस्तकालय अनुदान, बड़े मरम्मत कार्य हेतु अनुदान। जितना अनुदान आपको मिला है वो आप यहाँ पे भरेंगे और उस अनुदान में से आपने कितना खर्च कर दिया वो आप यहाँ पर भर देंगे। तो खेल शारीरिक शिक्षा के लिए, मीडिया सामुदायिक, एसएमसी, एसडीएमसी के प्रशिक्षण के लिए, प्री स्कूल स्तर पर सहायता है तो अनुदान। जो भी अनुदान मिला आप बैंक डायरी से देख के आराम से लिख सकते हैं। और दूसरी साइड में दिया गया स्कूल द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता, गैर सरकारी संगठन के द्वारा कोई सहायता प्राप्त हुई है। यहाँ पर आपको सरकारी सहायता प्राप्त है वो आपको यहाँ पर भरनी है। और यहाँ पर गैर सरकारी सहायता मतलब आपको प्राप्त हुई है या किसी ने डोनेट किया स्कूल में, वो चीज़ें आपको भरनी है। गैर सरकारी संगठन एनजीओ के द्वारा प्राप्त हुई है, कितनी राशि प्राप्त हुई है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। किसके द्वारा प्राप्त हुई है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, समुदाय या अन्य से कोई अगर आपको राशि प्राप्त हुई है तो आप यहाँ पर लिख देंगे। अगला आपको दिया गया है क्या स्कूल निम्नलिखित के लिए संपत्ति इन्वेंटरी रजिस्टर का रख रखाव कर रहा है।
यानी इन चीज़ों के लिए जो रजिस्टर बनाया गया है वो हाँ या नहीं, ICT मदे खेल उपकरण और पुस्तकालय की किताब, इनके लिए आपने रजिस्टर बना रखा है तो आप हाँ कर दीजिए, वरना आप नहीं कर दीजिए। इसके अंदर चलते हैं अगले भाग में। और अगला भाग आपको यहाँ पर दिया गया है, स्कूल में भौतिक सुविधाएं, उपकरण, कंप्यूटर, डिजिटल पहल इत्यादि 2.1 से 2.4 तक, ये वाला पेज। तो इसमें हमें सबसे पहले बताना है स्कूल भवन की स्थिति कैसी है। तो भवन की स्थिति अगर खुद प्राइवेट है तो प्राइवेट, या रेंट पे लिया हुआ है, गवर्नमेंट का है, या गवर्नमेंट स्कूल इन रेंट फ्री बिल्डिंग, नो बिल्डिंग, स्कूल रनिंग इन अदर डिपार्टमेंट बिल्डिंग, जो भी आपकी स्कूल की बिल्डिंग के लिए लागू है आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। स्कूल भवन का प्रकार आ जाएगा यहाँ पर। और आगे है स्कूल में उपलब्ध सक्रिय बिल्डिंग बॉक्स की कुल संख्या, यानी बिल्डिंग में टोटल कितने भाग हैं, एक है या 2 जगह बिल्डिंग बनी हुई है, 3 जगह बनी हुई है, उसमें से पक्के ब्लॉक कितने हैं, आंशिक रूप से पक्का कितना है, कच्चे भवन कितने हैं, तंबू कितने हैं, जीर्ण और निर्माणाधीन भवन कितने हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पर भर देनी है। अगला है चार दीवारी का प्रकार भरना है। यहाँ पर चार दीवारी का प्रकार पक्की है लेकिन टूटी हुई है, और मतलब तार की फेसिंग की हुई है, या कोई बाउंड्री नहीं है, जो भी है वो आप यहाँ पर चार दीवारी का प्रकार है वो चूज करेंगे। आगे स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं का विवरण है। तो कक्षाओं का विवरण आपको यहाँ पर भर देना है। निर्देशात्मक उद्देश्यों के लिए कक्षा कक्ष, पूर्व प्राथमिक के लिए कितनी स्कूल हैं, तो पूर्व प्राथमिक आपके लागू नहीं है, तो प्राथमिक यहाँ पर स्कूल प्राथमिक है तो प्राथमिक के लिए कितने कक्षा कक्ष हैं वो उपलब्ध हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके स्कूल में, तो वो आपको यहाँ पर भर देना है। आगे है वर्तमान में उपयोग में नहीं है, तो जो उपयोग में नहीं आ रहे उनकी संख्या आपको भरनी है। निर्देशात्मक के लिए प्रयुक्त कुल कक्षा कक्ष यहाँ पर आपको भर देने हैं। निर्माणाधीन कक्षा कक्षों की संख्या जिनका निर्माण कार्य चल रहा है या जीर्ण अवस्था में, वो आपको यहाँ पर भर देना है। आगे स्थिति के अनुसार पठन कक्षा का ब्यौरा, पक्के मकान कितने हैं, अच्छी स्थिति में, मामूली मरम्मत की आवश्यकता या अधिक मरम्मत की आवश्यकता, तो जो भी लागू होता है यानी पक्का, आंशिक रूप से पक्का, कच्चा और तंबू, उनके लिए आप भरेंगे। अच्छी स्थिति में कितने हैं, मामूली मरम्मत की आवश्यकता कितने को, और अधिक मरम्मत की आवश्यकता कितने को है। आगे स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं को छोड़कर अन्य कमरों की, यानी कक्षा जिन क्लासों में चल रही है उनको छोड़कर अदर कमरे कितने स्कूल में, उनकी संख्या आपको यहाँ पर भर देनी है। इसके आंसर चलते हैं हम अगला। और अगला पेज आपको यहाँ पर दिया गया है शौचालयों की सुविधा 2.5 से लेकर 2.18 तक, यानी ये पेज आपको यहाँ पर भरना है। तो सबसे पहले क्या स्कूल में शौचालय है, तो आप हाँ करेंगे, और नहीं है तो आप नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हाँ कर देते हैं। यदि हाँ तो आपको विवरण यहाँ पर भरना है। CWSN अनुकूल शौचालयों को छोड़कर उपलब्ध शौचालय सीटों की संख्या, यानी CWSN को छोड़कर बाकी कितनी सीटें हैं, लड़कों के लिए कितनी है, लड़कियों के लिए कितनी है, कुल कितनी है, उसमें से वर्किंग मतलब कितनी है। मान लो कुल 5 और उसमें वर्किंग 2 ही है तो आप यहाँ पर 2 ही भरेंगे। लड़कों के लिए कितनी है, लड़कियों के लिए कितनी है, टोटल यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाएगा। CWSN के लिए सीटों की संख्या कितनी है वो आपको यहाँ पर भर देनी है। और उसके बाद में मूत्रालयों का विवरण है, उपलब्ध मूत्रालयों की संख्या आपको भरनी है, लड़के के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग अलग भरनी है। आगे आपको दिया गया है कि कार्यात्मक शौचालय मूत्रालयों की कुल संख्या में से कितने शौचालय मूत्रालयों में फ्लशिंग और सफाई के लिए बहता पानी उपलब्ध है, तो वो आप यहाँ पर भर देंगे। आगे साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था अगर है तो आप हाँ या नहीं करेंगे। स्कूल परिसर में पानी, पीने का पानी उपलब्ध है तो हाँ या नहीं आप करेंगे। और पेयजल कौन कौन से आपके स्कूल में, तो 1 नंबर हाँ, 2 नंबर नहीं। कार्यात्मक 1 नंबर हाँ, 2 नंबर नहीं। तो हेडपंप है, उपलब्ध है हाँ, और क्रियाशील है तो आप हाँ करेंगे। पहले आप यहाँ पर हाँ कर देते हैं एक बार, तो इनको हम देख लेते हैं। यहाँ पर हाँ करेंगे और यहाँ पर हाँ करेंगे तो यहीं पर भी हाँ ही होगा। आपका कार्य क्रियात्मक है तो हाँ कर देंगे, वरना आप नहीं भी कर सकते हैं। यानी हेडपंप है तो सही लेकिन वो क्रियाशील नहीं है, तो इस तरीके से ये चीज़ें भरनी है। आगे स्कूल में अगर वाटर प्योरीफायर लगा हुआ है तो आप हाँ करेंगे, वरना आप नहीं करेंगे। पेयजल की गुणवत्ता की जांच जल परीक्षण प्रयोगशाला में की जाती है, हाँ या नहीं। स्कूल में वर्षा जल रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था है, हाँ या नहीं। भोजन से पहले भोजन के बाद में हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था है, हाँ या नहीं। और हैंड वॉश की अगर है उपलब्धता तो यहाँ पर आपको संख्या भरनी है कि कितने वॉश पॉइंट बनाए गए हैं हाथ धोने के लिए। स्कूल में बिजली कनेक्शन, हाँ या नहीं। स्कूल में सोलर पैनल, हाँ या नहीं। और स्कूल में पुस्तकालयों की सुविधा, बुक बैंक, रीडर कॉर्नर है। पुस्तकालय उपलब्धता हाँ, तो पुस्तकों की संख्या भरनी है आपको यहाँ पर। और यहाँ पर NCERT या NBT या किसी अन्य सरकारी प्रकाशक की पुस्तकों की कुल संख्या आपको यहाँ पर भर देनी है। और इस तरीके से आपको सारी चीज़ें भर देनी है। आगे है क्या स्कूल में पूर्णकालिक पुस्तकालय अध्यक्ष है, तो अगर लाइब्रेरियन है तो हाँ, वरना नहीं।
स्कूल में समाचार पत्र पत्रिकाओं की सदस्य ले रखी है, हाँ या नहीं। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, क्या स्कूल में सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध है, यानी और कमरे बनाए जा सकते हैं या और सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं, उसके लिए जमीन है। आवश्यक अतिरिक्त कक्षाओं अन्य कमरों की संख्या, अगर आपको जरूरत है अन्य कमरे बनाने की तो आप यहाँ पर संख्या भर दीजिए। आगे, क्या स्कूल में खेल के मैदान की सुविधा उपलब्ध है, खेल मैदान है तो हम हाँ करेंगे, वरना आप नहीं कर देंगे। यदि नहीं तो क्या विद्यालय ने बच्चों के खेल मैदान या नगर पालिका पार्क आदि से सटे बाहरी खेलों और अन्य सारी गतिविधियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है। अगर यहाँ पर आप नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर भी फिल करना होगा। अगर आप यहाँ हाँ करते हैं तो ये आपको फिल नहीं करने हैं। फिर इसके बाद पिछले सत्र में छात्रों के स्वास्थ्य की जांच की गई, हाँ या नहीं। यदि हाँ तो कुल कितनी बार जांच की गई, और उसमें जो स्वास्थ्य जांच के मापदंड थे वो क्या थे, ऊंचाई, वजन, आंखें, चिकित्सकीय, गला। बच्चों को कृमिनाशक या एबेंडाजोल की टेबलेट दी गई है, एक खुराक या आंशिक रूप से या नहीं दी गई। और WD दिशा निर्देशों में बच्चों को आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां दी जा रही है, हाँ या नहीं। स्कूल वार्षिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखता है, हाँ या नहीं। स्कूल में थर्मल स्कैनर उपलब्ध है, हाँ या नहीं। क्या प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध है, हाँ या नहीं। जीवन रक्षक दवाइयाँ उपलब्ध है, हाँ या नहीं। जो भी लागू है आपके वो आप यहाँ पर चूज करते जाएंगे। बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। आगे, क्या विकलांग बच्चों के लिए स्कूल की इमारत तक पहुंचने के लिए रैंप मौजूद है, हाँ या नहीं। रैंप के लिए हाथ रेलिंग उपलब्ध, अगर रैंप है यस करते हैं आप यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जो रेलिंग है रैंप के साथ में वो आपको सिलेक्ट करनी है यहाँ पर। क्या स्कूल में विशेष शिक्षक है, तो हाँ या नहीं। जो भी है समर्पित है, क्लस्टर स्तर पर है, कोई नहीं, चूज कर दीजिए आप। स्कूल में सब्जी का बाग, अगर सब्जी लगाई हुई है तो हाँ या नहीं। स्कूल में रसोई का शेड उपलब्ध है, हाँ नहीं। स्कूल में वेस्ट को एकत्रित करने के लिए कूड़ेदान है, प्रत्येक कक्षा कक्ष के लिए और शौचालय के लिए, तो आपको यहाँ पर, और रसोई के लिए, तीनों के लिए आपको यहाँ पर चूज कर देना है। क्या स्कूल में विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर है, तो आप हाँ करेंगे, वरना आप नहीं कर देंगे कि स्कूल में कोई भी फर्नीचर उपलब्ध नहीं है। यदि हाँ या आंशिक है तो आपको बच्चों की संख्या भी यहाँ पर भर देनी है। अगर हाँ होता है या आंशिक रूप से हाँ है तो आपको यहाँ पर बच्चों की संख्या भरनी है, और कोई फर्नीचर उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद चलते हैं अगले पेज में, और अगला पेज आपको यहाँ पर दिया गया है, स्कूल में भौतिक सुविधाएं और उपकरण है। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, स्कूल के प्रमुख या प्रधान शिक्षक या प्रधानाचार्य के लिए अलग से कक्षा कक्ष है। अगर ऑफिस के लिए अलग से रूम बना हो तो आप हाँ कर दीजिए, वरना आप नहीं कर दीजिए। और पुस्तकालय के लिए अलग कक्ष है तो आप हाँ करेंगे, वरना आप नहीं करेंगे। तो इस पेज में आपको ये भरना है। आगे, स्कूल में प्रयोगशालाएं केवल उच्च माध्यमिक वर्गों के लिए हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के लिए हैं। स्कूल में निम्नलिखित उपकरण, ऑडियो विजुअल सार्वजनिक पता प्रणाली अगर है तो आप भर दीजिए, बायोमेट्रिक है तो आप हाँ नहीं कर दीजिए। तो इस सामान्य चीजें आपको भरनी है। इसके बाद हम अगले पेज में चलते हैं, और अगला पेज आपको यहाँ पर दिया गया है 2.2 से 2.7 तक भाग है, कंप्यूटर और डिजिटल। तो स्कूल में कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उनके बारे में यहाँ पर हम भरेंगे। तो डेस्कटॉप पीसी है तो संख्या भरनी है यहाँ पर, और क्रियाशील कितने उसमें से वो आपको यहाँ पर भरना है। लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट या इंटीग्रेटेड लर्निंग टीचिंग डिवाइस वाले पीसी, सामग्री संस्थान प्रबंधन प्रणाली, समाधान, लर्निंग मैनेजमेंट, डिजिटल बोर्ड, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्कैनर, सर्वर, वेब कैमरा, स्मार्ट टीवी, डिजिटल बोर्ड, और पढ़ाने के लिए किया जाने वाला मोबाइल फोन, पढ़ाने के इस्तेमाल में रेडियो, जनरेटर, इन्वर्टर, पावर बैकअप, यूपीएस, बिग यूपीएस। जो भी चीज है, तो पहले में आपको उनकी संख्या भरनी है, दूसरे में आपको उनमें से कितने क्रियाशील है वो आपको यहाँ पर भर देने हैं। आगे, क्या स्कूल में इंटरनेट की सुविधा है, तो आप हाँ या नहीं जो भी है वो लागू करेंगे यहाँ पर। और अगर हाँ है तो इंटरनेट का प्रकार आपको बताना है कि इंटरनेट आप कैसे चलाते हो, ब्रॉडबैंड है, यूएसबी मॉडेम है, टेलीफोन लाइन है, मोबाइल फोन है, अन्य कोई है। और इंटरनेट सुविधा तक पहुंच का उपयोग शैक्षणिक उद्देश्य के लिए किया जाता है, हाँ या नहीं। इसके अंदर देखते हैं, स्कूल में निम्नलिखित सुविधाएं हैं, छात्रों के लिए कंप्यूटर लैब नहीं है। स्कूल में ई सामग्री संसाधन नहीं है। CWSN के लिए तकनीक आधारित समाधान नहीं है। DTH और टीवी चैनलों तक पहुंच तो नहीं है। तो जो भी लागू होता है आप यहाँ पर कर देंगे। आगे, क्या स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी है, तो नहीं है। अगर हाँ है तो आपको यहाँ पर पुस्तकों की संख्या भरनी है। क्या शिक्षण के लिए ICT आधारित उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है, हाँ या नहीं। जो भी है वो आप यहाँ पर चूज करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ से इसको जमा कर देंगे, यानी सेव हो जाएगा। टोटल इतने ही पेज आपको यहाँ पर भरने हैं। भरने के बाद में सेव कर देंगे, और फिर हम डैशबोर्ड पर वापस चलते हैं। डैशबोर्ड पर यहाँ पर हम आ जाएंगे, होम वाले पेज में मुख्य पृष्ठ पर आते हैं, और मुख्य पृष्ठ पर आपके सामने यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है टीचर।
तो ये आपको किस तरीके से भरना है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा से अपना जो डाइस कोड है और पासवर्ड डाल के दोबारा आपको लॉगिन करना होगा। और ये आपको किस तरीके से भरना है ये बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी कोई आपको समस्या है डाइस भरने में तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।